नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर उषा कश्यप की लिखी हुई कहानी अम्मा की संदूकची। डॉक्टर उषा कश्यप जी एक विदेशी एवं प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकार हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घर में दिवाली की सफाई के लिए सफ़ेदी का काम चल रहा है। हर कमरे से बेकार चीज़ें निकाल कर बाहर कर रही हूँ। कांच की क्रॉकरी, प्लास्टिक के डिब्बे, न प्रयोग किए जाने वाले कपड़े व जूते चप्पल, पुरानी प्रेस, फूड प्रोसेसर, बच्चों को ऑफिस से मिलने वाले बैग, फालतू सामान का ढेर लगे जा रहा है। हम इसी आस में पुरानी चीज़ें नहीं फेंकते कि शायद कभी काम आ जाएं। लेकिन इस बार मैंने चंद्र प्रकाश जी अर्थात पति को मना लिया है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए बेकार चीज़ों को बाहर निकालना ज़रूरी है। टेप रिकॉर्डर में बजने वाली कैसेट्स का ढेर लगा है। वीसीआर और उसमें लगाई जाने वाली बड़ी बड़ी कैसेट्स भरी पड़ी हैं। पुराना लैपटॉप, प्रिंटर और लैपटॉप में लगने वाली गोल्ड डिस्क आदि इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। सबके टेस्ट के अनुसार सीडी खरीदी गई थी। अब भजनों की, प्रवचनों की, क्लासिक म्यूज़िक की, प्रसिद्ध गानों की और अंग्रेजी हिंदी फिल्मों की सीडी का क्या करें। अभी तो किताबों की 2 अलमारियां देखी तक नहीं हैं। फ्रैंक काफ्का और अन्य रशियन लेखकों से लेकर ग्लोबली बेस्ट सेलर और अन्य विषयों पर भारतीय साहित्य की किताबों को सजाया गया है। उनका मानना है कि यही हमारी संस्कृति की पहचान है और हमारी पूंजी है। सुनो, आज इन सब कैसेट, सीडी आदि को रद्दी वाले सामान के साथ बेच दो, मैंने पति से कहा। अरे क्या बात कर रही हो, इतने सुंदर और सार्थक भजन और प्रवचन हैं इनमें। इन्हें सुनने के लिए तो पुराना 2-in-1 लाजपत नगर मार्केट से बहुत मुश्किल से 3,000 रुपये में लाया हूँ। आजकल 2-in-1 मिलते कहाँ हैं। वो तो दुकानदार से पंजाब से मंगवाया है। पहले का 2-in-1 तुमने तो फ्री में कबाड़ी को दे दिया। वो तो एक सांस में बोलते चले गए। आपकी वजह से ही घर में कबाड़ बढ़ता जा रहा है। कई सालों बाद सफ़ेदी हो रही है। दोनों बच्चे बाहर रहते हैं। उनसे पूछकर उनकी चीज़ें भी निकाल देते हैं। इन मज़दूरों को दिखा देना, जो इनके काम का सामान हो वो ले जाएं। और दीवार वाली अलमारी में कुछ पुरानी अटैचियाँ भी रखी हैं, उन्हें हटा देते हैं। कहकर मैंने गीता को, जो हमारे यहाँ काम करती है, अलमारी खाली करने के काम पर लगाया। एक छोटी अटैची, 2 बड़ी अटैची, लेकिन सब बिना पहिए वाली हैं, केवल स्टोरेज कर सकते हैं। बिल्कुल पीछे की ओर से एक संदूकची निकली, लोहे की पतली चादर से बनी, 18 इंच बाय 24 इंच के नाप की। कुंडी लगी ताकि ताला लग सके। इस संदूकची को अम्मा की संदूकची के नाम से पुकारा जाता है। अम्मा हमेशा इसमें अपनी कीमती चीज़ें व अपने पैसे रखती, क्योंकि तब लॉकर वाली अलमारी नहीं थी। मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए गीता को कहा कि वो चाहे तो किसी भी अटैची को ले जा सकती है, बस अलमारी में सफाई करके अच्छे से सामान व कपड़े वगैरह रख दे। उसने तुरंत कहा, आंटी आप मुझे ये छोटी सी प्यारी सी संदूक दे दो, मैं इसमें अपनी चीज़ें और पैसे रखकर ताला लगा दूंगी। मेरा भाई कई बार मेरे पर्स से पैसे निकाल चुका है। सारा कबाड़ बोरियों में भरकर बाहर रख दे और कबाड़ी आए तो हमें बुला देना। सब सामान ढंग से अरेंज करवा दे, शाम को जाते समय देखूंगी। मैं कपड़े सेट करते हुए बोली। पति को समझाकर कुछ अनुनय कर बहुत सामान निकाल दिया। कपड़े, जूते, चप्पल आदि मजदूर खुश होकर ले जा रहे हैं। गीता ने जाते समय वो संदूकची उठाई और कहने लगी, आंटी इसे खाली कर दो, मैं लेकर जाऊंगी। मेरे साधारण ढंग से कहे शब्दों को उसने इतनी कुशलता से पकड़ा कि मैं उसे ना नहीं कह सकी। उसकी प्रसन्नता देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, पहले खोल कर तो देख, इसमें रखा क्या है। उसने मेरे सामने संदूकची खोली और उसमें रखे कुछ गर्म कपड़े बाहर कुर्सी पर रख उसे लेकर चल दी। पतिदेव दूसरे कमरे में अपने पेपर्स चेक कर रहे थे। उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उन्हें संदूकची के जाने का पता ही नहीं लगा। गीता के जाने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि संदूकची के बारे में इनको बताऊं। मेरा मन स्वतः ही संदेह में आ गया कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। कुछ देर तक तो स्वयं पर नियंत्रण रखा, लेकिन उनसे कुछ न छिपाने की आदत के चलते बता दिया कि बहुत पुरानी छोटी सी संदूकची गीता ले गई है। उनके क्रोधित होने पर उनकी प्रतिक्रिया कहा सुनी करने की नहीं है।
बल्कि या तो बिना बताए घर से कई घंटों के लिए निकल जाएंगे या फिर मौन अवस्था में चले जाएंगे। इस बार इन दोनों तरीकों के बजाय उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, तुम्हें मुझे वो संदूकची देने से पहले दिखानी चाहिए थी। तुमने तो 2 बड़े ट्रंक पहले गीता की माँ को दिए। मैंने ऑब्जेक्ट नहीं किया, परंतु ये क्यों नहीं समझती कि हर पुरानी चीज़ को फेंका नहीं जाता। उनका ये जवाब सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने कहा, कल गीता को कहूँगी कि वो संदूकची वापस ले आए, आप नाराज़ ना हों। अब देने के बाद उसको वापस लेना तो और भी गलत होगा, कहकर वो अपने कमरे में चले गए। सफ़ेदी में लगे मजदूर दिहाड़ी ख़त्म करके गए तो मैंने उनके पास जाकर कहा, मुझसे गलती हुई है, आपको शायद उस संदूकची से इमोशनल अटैचमेंट थी। उस संदूकची की मटेरियल वैल्यू को मत आंको, उसके साथ मेरा भावनात्मक जुड़ाव था। भले ही उसकी कीमत उस समय केवल 5 रुपये थी। उसको मैं अम्मा पिताजी के साथ तांगे में बैठकर चांदनी चौक से सरोजनी नगर लाया था। सब बहन भाई कितने खुश हुए थे उस छोटी सी संदूकची को देखकर। सब जानना चाहते थे कि अम्मा उसमें क्या रखेंगी। कहकर वो रुके। रुको, अभी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे इस बार क्रोध की अभिव्यक्ति अलग है। चाय लाने के बाद मैंने एक बार फिर कहा कि गीता से संदूक वापस ले लेते हैं, मैं उसे फ़ोन कर देती हूँ। वे दृढ़ स्वर में बोले, दी हुई वस्तु वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके साथ जुड़ी यादें हैं जो इस समय बचपन में लौटाकर अतीत को जीवंत कर रही हैं। उस समय मेरी उम्र 11 साल की थी, लेकिन आज भी वो दृश्य मेरे मन पर अंकित है। हम सभी भाई बहन संदूक के पास बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि इसमें अम्मा क्या रखेंगी। अम्मा ने सबको खाना खिलाया, फिर मुख्य दरवाजे को ताला लगाकर लोहे के 2 डिब्बे और एक पोटली लेकर आई। एक आसन बिछाकर पोटली व डिब्बों का सामान रख दिया। बड़ी बहन बोली, इतने सुंदर गहने अम्मा तुमने पहले तो कभी नहीं दिखाए और ना कभी पहने। अम्मा ने कहा, शोर मत मचाओ, पड़ोस में आवाज़ पहुंची तो अभी खटखटा देंगे। चांदी के गहनों की लिस्ट बनाने के लिए अम्मा ने जीजी को कहा तो मैंने जिद पकड़ ली कि लिस्ट मैं लिखूंगा। बाल हट के आगे किसी की कभी नहीं चली। हाथों, पैरों, गले, कान, कमर और कोहनी के ऊपर पहने जाने वाले गहने भी थे। मैंने जैसे जैसे उनके नाम लिखे मेरी हंसी बढ़ती जा रही थी। बड़ी जीजी ने डांटा, तू पहले हंस ले, कॉपी पेन मुझे दे दे। गले में पहनने वाली चीज़ें, हंसली 7 लड़ियों वाला लंबा हार जो मैंने पहना तो मेरे पेट से भी नीचे चला गया। चंपा कली की पीले रंग की माला जो मुझे पता ही नहीं था कि सोने की है, और 5 सोने की मोहरों की काले मोटे धागे में गुथी माला। सोने वाली चीज़ों की पोटली अलग थी। मैं हैरान थी कि मितभाषी होकर भी आज वो मुझसे अपने बचपन की यादें शेयर कर रहे थे। मैंने उनसे खाने के लिए पूछा तो बोले, अभी बैठो, खिचड़ी बना लेना। मैं हंसली को हाथ में लेकर उसे हवा में घुमाता गोल गोल घूमकर जोर से गाने लगा। हंसली भई हंसली, गर्दन जकड़े हंसली, अब ना पहनोगी तुम अम्मा ये हंसली। छोटी जीजी ने मुझसे वो हंसली छीन ली और अम्मा को दे दी। मैं सबसे छोटा और कमज़ोर था, इसलिए मुझ पर गुस्सा आने पर भी केवल डांट ही पड़ती थी। फिर तो मैंने जो ट्यून उठाई उसी पर गाना बनाने लगा। अम्मा ने पैरों के मोटे मोटे कड़े खड़ुआ दिखाए। मैंने दोनों को बजा बजा कर कहा, खड़खड़ करते खड़ुआ। रस्सी की तरह लपेटे खाते हुए लच्छे दिखाए। गुथे हुए घुंघरू की बड़ी बड़ी पाजेब छागल दिखाई। बड़ी जीजी ने अपने पैरों में पहनी तो मैंने हंसकर कहा, पागल पहने छागल, और वो मुझे पकड़ने दौड़ी। मुझे आज भी सारे नाम याद हैं। आश्चर्य है, सोने की चीज़ अम्मा ने चुपके से छुपा कर रखवा दी। फिर हाथ के कंगन, कमरबंद, कोहनी के कड़े और कई गहने देखे। तीनों बहनों के चेहरे चमकने लगे। बड़े भैया खेल कर लौटे तो वो भी कहने लगे, अम्मा बहुत जेवर हैं तुम्हारे पास तो, ससुराल के हैं या मायके से मिले हैं? मिले जुले हैं बेटा, अब गिनकर रख दो, पर्ची बाबूजी को दे देना। फिर अम्मा अपने जुड़े रुमाल में बंधे हुए 250 रुपये लेकर आईं और संदूकची में रखकर बोली, कपड़ों के पीछे छुपा कर रखे थे, अब मैं पैसे भी इसी में रखूँगी। बड़ी जीजी ने कहा, अम्मा मैं भी अपने ट्यूशन पढ़ाने के जो पैसे मिलेंगे उन्हें इसी संदूकची में रखूँगी। चाबी मैं रखूँगा। मेरे कहते ही सब हंसने लगे। मैं रोने लगा और चाबी के लिए जिद पकड़ ली। बड़ी जीजी ने क्रोध में आकर मुझे थप्पड़ मारा। वो मुझे अभी तक याद है।
क्योंकि वो ही उनका पहला और आखिरी थप्पड़ था। मारने के बाद मेरे साथ वो भी रो पड़ी। बड़ी जीजी अब नहीं रही हैं। उनकी याद ने आंखों की कोरों को भिगो दिया। स्थिति को सामान्य करने के लिए संध्या काल की पूजा के लिए उठते हुए मुस्कुराते हुए मैंने कहा, अम्मा के पास तो बहुत गहने थे, मुझे तो उनमें से एक भी नहीं मिला, और ना ही जेठानी को, सारे बेटियों को दिए होंगे। कितनी छोटी और घटिया सोच है तुम्हारी। पिताजी पर बहुत जिम्मेदारियां थीं। हर बहन की शादी में कुछ जेवर बेचने के लिए संदूकची में से निकाले जाते और बहनों को क्षमता के हिसाब से दिया जाता। वो संदूकची हमारे परिवार की धरोहर संभाले रही, इसलिए वो मात्र लोहे की चादर से बनी जेवर संग्रहण की एक वस्तु नहीं, बल्कि बचपन में उसे खोलने की व्याकुलता और भाई बहनों के प्यार व लड़ाई की यादें भी उसमें बंद रहती थीं। हर बार उसके खुलने के समय भाई बहन इकट्ठे हो जाते और देखते कि चीज़ें कम हो रही हैं। सतलड़ा हार मेरी शादी में निकाला गया। तब तक आर्थिक स्थिति ठीक हो चुकी थी। मैंने उस हार को बेचने का विरोध किया ताकि अम्मा की शादी की एक पहचान बची रहे, लेकिन अम्मा ने कहा, आजकल कोई बहू ऐसा हार नहीं पहनेगी, तेरी ससुराल वाले हंसी उड़ाएंगे। तब से ये संदूकची गहनों से और पैसों से खाली है, लेकिन तुम्हारे पास कपड़ों के साथ अतीत की स्मृतियों से भरी थी। अब यादें भी समय के साथ साथ धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। उनकी आवाज़ में झलकता दर्द मुझे भीतर तक बींध गया। मैं जानती हूँ कि वो संदूकची अब वापस नहीं लेंगे। आई एम सॉरी कहकर मैं किचन की ओर मुड़ गई। अगले दिन गीता के आने पर उसे कहा, मुझसे वादा कर गीता कि उस संदूकची को संभाल कर रखिएगी। आंटी, मैंने तो कल जाकर अपनी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अपनी तनख्वाह से बचे रुपए रखकर ताला लगा दिया है। देखो, चाबी साथ लाई हूँ। मेरा कीमती सामान और पैसा उसमें रहेगा। इन्होंने भी सुना और हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। अभी आप सुन रहे थे उषा कश्यप जी की लिखी हुई एक इमोशनल कहानी, अम्मा की संदूकची। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।